नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है, एक जानकारी दे दें कि DS एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है या कहीं इंक्वायरी नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए, डेमो टेस्ट पेपर या टेस्ट से संबंधित, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट पेपर जो है, जो टेस्ट सीरीज है वो पेड है। उसका जो शुल्क है वो 750 रुपये है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। टेस्ट पेपर एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि शुरू में 1-2 टेस्ट पेपर हमने आपको अच्छे स्तर का दिया हो और बाद में, क्योंकि हमारे टेस्ट पेपर 18-19 हमारे टेस्ट पेपर हो चुके हैं, 18-19-20, और अभी 30 टेस्ट पेपर और बचे हुए हैं। जबकि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी हमेशा प्रतिक्रिया ये रहती है कि टेस्ट पेपर एकदम नवीन है, आप इस तरह देते हो, ऐसा कभी किसी ने दिया ही नहीं है। तो जिनको भी डेमो टेस्ट पेपर देखना है या जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एकदम नवीन है, बिल्कुल नवीन पैटर्न पर आधारित है। जो पूर्व में हुई परीक्षाएं हैं उनको आधार बनाकर टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है, बल्कि उससे भी कठिन स्तर को किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं हम आपको तैयार कर रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है और उस पढ़े हुए में से किस तरह प्रश्न बन सकते हैं जो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है टेस्ट सीरीज में, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नहीं तो क्लास के अंत में हम आपको एक नंबर और देंगे और थोड़ा प्रोसीजर बता देंगे कि किस तरह टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, चलिए आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे, स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासकार, यानी कि स्वतंत्रता से बाद के, स्वतंत्रता से अब तक के जो उपन्यासकार हैं, जो उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देख रहे हैं पहले उपन्यासकार को। पहले उपन्यासकार हैं हमारे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका उपन्यास है गुनाहों का देव था, 1949 का। ये चंदर और सुधा का एक किशोर प्रेम होता है, उस पर चंदर और सुधा के प्रेम का इसमें, भावुक प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सूरज का 7वां घोड़ा। ये 1952 का उपन्यास है और इसमें अलिफ लैला और पंचतंत्र के आधार पर ये उपन्यास लिखा गया है। जैसे कि जादुई उपन्यास होता है, उस तरह से ये उपन्यास लिखा गया है। बात करें आगे राजेंद्र यादव जी की, तो राजेंद्र यादव के विषय में लिख लीजिए कि हंस पत्रिका की पुनः स्थापना और संपादित और संपादन किया था। ठीक है, और हंस पत्रिका, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने निकाली थी और उसके बाद में वो कुछ समय के लिए बंद रही थी और पुनः इसको राजेंद्र यादव जी ने पुनः स्थापित किया। और स्थापित करने का एक और था लक्ष्य इनका कि पहले वो बनारस से निकलती थी, काशी से, और काशी से निकलने के बाद में जब राजेंद्र यादव जी ने उसका प्रकाशन प्रारंभ किया तो वो दिल्ली से निकलती है। वर्तमान में भी हंस पत्रिका निकलती है। ठीक है, बात करते हैं प्रेत बोलते हैं, 1952 का उपन्यास है। इसमें 1960 में इस उपन्यास को 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवाया गया था। और इसमें इस उपन्यास में एक असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग 1956 का है। उखड़े हुए लोग में यदि बात करें तो उखड़े हुए लोग में जो नेता भैया होते हैं ना, राजा भैया, तो उनके जो राजनीतिज्ञ हैं वो किस तरह असफल हो जाते हैं उसकी बात की गई है। कुल्टा 1958 का है। शह और मात 1959 का। और ये जो है एक युवा कहानी लेखिका होती हैं, उनके प्रेम का अंकन किया गया है, जिसे जो कहते हैं ना कि
हुआ जो भी कलाकार होता है या रचनाकार होता है, तो जो प्रसिद्ध होते हैं वो उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा उठाने का मतलब यही नहीं है कि वो शारीरिक ही, क्योंकि जो हमारा स्त्री वर्ग है उस पर बहुत ज़्यादा इन तथ्यों का प्रयोग किया, मतलब इन ये तथ्य उभर कर आते हैं कि यौन शोषण इस तरह के प्रयोग यहाँ पे आते हैं। तो शह और मात जो उपन्यास है 1959 का, इसमें इन्होंने दिखाया है कि एक युवा कहानी लेखिका है जो उभर कर आ रही हैं और उनका किस तरह से शोषण होता है और वो किस तरह आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और कैसे वो, मतलब एक चीज़ और भी होती है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रसिद्धि के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये फिर किससे, ये एक प्रेम करती हैं, उसका चित्रण इसमें दिखाया गया है। 1 इंच मुस्कान की बात करें 1963 का है। विशेषता ये है 1 इंच मुस्कान की कि ये द्वा ने लिखा है, द्वा लेखक या कहें संयुक्त लेखन। संयुक्त लेखन इसमें मिलता है किस किस का, तो संयुक्त लेखन इसमें मिलता है मन्नू भंडारी का भी साथ में, यानी कि पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर लिखा था आपका 1 इंच मुस्कान। अमर, रंजना और अमला, इन तीनों के जो संबंध हैं उनका इसमें चित्रण किया गया है, जो प्रेम का चित्रण है। अनदेखी अनजान पुल की बात करें 1963 का, एक कुंठित लड़की की एक कुंठित लड़की होती है, एक कुरूप लड़की होती है, उसकी जो कुंठित व्यथा होती है तो उसको इसमें चित्रित किया है। उन्होंने बताया भी है कि कुरूप जब कोई व्यक्ति होता है, अब यहाँ पे तो एक लड़की की बात करें, राजाओं ने तो जयसी जी तक को नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो उसकी मानसिकता क्या होती है, लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं, किस तरह उससे बात करते हैं, किस तरह उससे बचना चाहते हैं, इस सब का वर्णन इन्होंने किया है। मंत्रविद 1967 का इनका उपन्यास है। ठीक है, और 1 इंच मुस्कान ये संयुक्त लेखन किया गया है मन्नू भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी, क्योंकि आपको सभी को विदित है कि राजेंद्र यादव जी की ही पत्नी मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासकार के लिए। चलिए, आगे बात कर लेते हैं कमलेश्वर की। कमलेश्वर की बात करें तो 1 सड़क 57 गलियां। एक सड़क 57 गलियां 1957 का है। ठीक है, और इसमें एक लीला नौटंकी के जीवन यापन जो समाज है उसका चित्रण किया गया है। पात्र है लीला नौटंकी करके जीवन यापन करने की कहानी, यानी कि आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, लीला जो है वो नौटंकी करके जो जीवन यापन करती है उसका चित्रण इसमें मिलता है। दूसरे की बात करें तो डाक बंगला, 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला 1959 का है। बात करें तो मात्रहीन कथानायिका है इरा कथानायिका के मात्रहीन का चित्रण। ठीक है, जो चित्रण है यह संघर्ष है। लौटे हुए मुसाफिर 1961, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ये सांप्रदायिक समस्या पर है। अभी पीछे भी आपने पढ़ा था सांप्रदायिक समस्या, तो इनको आप खुद से समस्या पर, ठीक है, आप खुद से नोट कीजिएगा एक एक जो क्षेत्र होता है, तब देखिए आप आपकी तैयारी कितनी हो जाती है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967। ठीक है, और इसमें क्लर्क श्यामलाल और उसकी पुत्री और उसके पुत्र की कथा इसमें कही गई है। ठीक है,
काली आंधी 1974, काली आंधी 1974, ठीक है। स्त्री के पारिवारिक जो संदर्भ होते हैं उन पे ये चित्रित है, राजनीतिक और सामाजिक। आगामी अतीत 1976, आगामी अतीत 1976। 7वें नंबर पे बात करें तो तीसरा आदमी, और ये तीसरा आदमी की बात ना करें, तीसरा जो व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में आ जाता है, तब जीवन जो है वो एकदम से नश्वर सा बन जाता है, ठीक है। वही बात 8वां है, वही बात 1980 का है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 1982 का है। 10वें पे बात करें तो रेगिस्तान, रेगिस्तान की बात करें तो 1988 का है। 11वें उपन्यास की बात करें तो कितने पाकिस्तान, और इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। देश विभाजन पर आधारित है कितने पाकिस्तान, 2000, पूरे 2000 में लिखा गया है, ठीक है। हालांकि 2000 के तो पैसे भी चलने बंद, नोट चलना बंद हो गया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कमलेश्वर जी की। एक सड़क 57 गलियां 1957 का है, और इसमें एक लीला पात्र है। वो किस तरह नौटंकी करके, जो ड्रामा आपने देखा है गाँवों और कस्बों में नुक्कड़ों पे इस तरह से होते हैं और उनको बुलाया जाता है, तो वो अपना किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उसका जो संघर्ष रहता है उसका चित्रण किया गया है। डाक बंगला उपन्यास की बात करें तो 1959 का है। ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, वैसे तो कमलेश्वर ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें बताया गया था 1961 में, इसमें 1959 में कि इरा जो एक नायिका है, वो कथा नायिका मातृहीन होती है, मातृहीन कथा नायिका होती है, तो उसका जो संघर्ष है उसका चित्रण इसमें किया गया है। लौटे हुए मुसाफिर 1961 का, ये सांप्रदायिक समस्या पर है। इससे पहले भी आपने पढ़ा था जैसा कि काला जल। तो आपको देखना है कि सांप्रदायिक समस्याओं पर आधारित कौन कौन से उपन्यास है। आप खुद से नोट्स बनाइए, आप खुद से तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, जैसा हम बताते चलते हैं कि आप इस तरह के तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, आप इस तरह के तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आप देखिए कोई गाइड, कोई मूल पुस्तक, कोई सहायक पुस्तक, सब आप किनारे कर देंगे। जिस तरीकों, जिन तथ्यों को, ट्रिक को हम फॉलो करवाते हुए चल रहे हैं, आप उन तरीकों को फॉलो करते हुए चलिए। और अब परीक्षा से पूर्व जब आप उन तथ्यों का रिवीजन करेंगे और परीक्षा में जाके जब आपको पेपर ऐसा लगेगा कि कितना भी कठिन पेपर है, आपको लगेगा कि सरल है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 का। समुद्र में खोया हुआ आदमी में एक क्लर्क होता है श्यामलाल, और उसकी पुत्री तारा और पुत्र जो एक वीरन नाम का है, उसकी इसमें कहानी कही गई है। काली आंधी की बात करें तो 1974 का है। 1974 का काली आंधी में स्त्री का जो पारिवारिक जीवन होता है, उसका पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन, जब कोई स्त्री राजनीतिक में चली जाती है तो उसके बीच का, उसके जो दायित्व होते हैं वो किस तरह उन दायित्वों का निर्वहन करती है, या द्वंद्व में फंसती चली जाती है कि परिवार को संभाले कि राजनीति को संभाले। तो इसका चित्रण इसमें किया गया है। क्योंकि एक चीज़ आप छोटी सी बात मान के चलिए, जो भी महिलाएं, स्त्रियां पढ़ रही हैं, लड़कियां हैं, कल को वो भी अपने परिवार में जाएंगी, तो एक चीज़ रहती है कि स्त्री की एक संवेदना ये होती है कि पुरुष है वो अपने काम पे फोकस कर लेता है। अभी है, आप जितने भी मुझसे पुरुष पढ़ रहे होंगे, वो जब भी पढ़ रहे होंगे क्लास रिकॉर्डेड, जब भी वो देखते होंगे, नाइट में देखें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, उनका फोकस अगर 30 मिनट की क्लास है तो उनका पूरा फोकस 30 मिनट उस क्लास में रहेगा। लेकिन जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका फोकस उस पर नहीं रह सकता 30 मिनट। क्यों? क्योंकि यदि वो फैमिली में हैं तो उनको लड़कियां भी एक बार को फोकस कर लेती हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको इतनी जिम्मेदारियां उनके पास रहती हैं कि उनको समय का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ रहती है कि मैम हमें तो मॉर्निंग में टाइम मिलता है, हमें इवनिंग में टाइम मिलता है, और कुछ तो यहाँ तक कि कमेंट करती हैं कि मैम हम हाउसवाइफ हैं, आपको पता है हाउसवाइफ कितनी बिजी शेड्यूल में रहती है। भाई सभी को 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे 365 दिन, वही आपकी ऋतुएं।
तो आपको खुद को मैनेज करना है कि आपको किस समय पढ़ना है। कोई आपको मैनेज कोई आप कहें कि कोई आपको टाइम टेबल बना दे तो वो सूटेबल होगा ही नहीं आपके लिए, आप खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं, बात करते हैं आगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि काली आंधी में जब हम बात कर रहे थे तो काली आंधी में एक स्त्री है, वो पारिवारिक स्त्री है, परिवार में है, गृहस्थी में है, और साथ में वो राजनीति में भी है। तो दोनों के द्वंद्व में किस तरह फंसी हुई और किस तरह अपने आप को निकालती है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। बात कर ले आगामी अतीत की, 1976 का है। तीसरा आदमी 1976 का। तीसरा आदमी का मतलब सीधा सीधा है मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं उनमें पति पत्नी के बीच में या तो तीसरी स्त्री आ जाती है या कोई तीसरा पुरुष आ जाता है, यानी कि जो दो पति पत्नी के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आता है उसके आ जाने से, उसका जो प्रवेश हो जाता है, उसके बाद से उन दोनों का जीवन जो होता है वो किस तरह तहस नहस होता है, इसका चित्रण कमलेश्वर जी ने किया है। वही बात 1980 की, वही बात 1980 की मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति भटकाव जो उसमें रहता है उसका चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982 की बात करें तो ये स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका किस तरह है उसका चित्रण है। रेगिस्तान की बात करें 1988 का तो आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। जो एक आदर्श होते हैं परिवार के बनाए हुए, उनके टूटने का चित्रण इसमें किया गया है। कितने पाकिस्तान आपको पता है, भारत पाकिस्तान विभाजन पे है, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। बता दें थोड़ा सा, 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लुटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी पढ़े रहिएगा, काली आंधी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आगामी अतीत पढ़े रहिएगा, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान भी पढ़े रहिएगा, कितने पाकिस्तान, ये महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी के साथ। चलिए, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि किस तरह इतने दायित्वों का निर्वहन करती हैं स्त्रियां, और उसके बाद भी सबसे दयनीय स्थिति उन्हीं की क्यों की जाती है, ये पुरुष समाज समझता क्यों नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं मोहन राकेश। आप सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद सब आपके सुनेंगे। अंधेरे बंद कमरे 1961, अंधेरे बंद कमरे 1961, हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन की कहानी। हरवंश व नीलिमा के दाम्पत्य पर, यानी कि उनके जो जीवन का आधार है उसका। न आने वाला कल, न आने वाले कल की यदि बात करें तो 1968, मिशनरी स्कूलों पर ये आधारित है। तीसरे नंबर पे बात करें तो अंतराल 1972, अंतराल 1972, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता, कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया, और ये अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। निर्मल वर्मा जी की बात कर लेते हैं। चलिए, निर्मल वर्मा, इनको पहला आधुनिक कहानीकारों में स्थान दिया है आपके डॉक्टर नामवर जी ने। वे दिन की बात करें तो 1964 का है, और 64 का चेकेस्लो वाकिया, की पृष्ठभूमि पर, ठीक है। लालटीन की छत, लालटीन की छत, लालटीन की छत की बात करें तो 1974 की है, ठीक है। एक वयासंधि लड़की की मानसिकता, एक वयासंधि लड़की की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। बात कर ले एक चिथड़ा सुख, तीसरा उपन्यास है इनका, एक चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख की यदि बात की जाए तो 1979 का है। रात का रिपोर्टर 1989, रात का रिपोर्टर 1989। पांचवें नंबर पे बात करें तो अंतिम अरण्य 2000, अंतिम अरण्य 2000, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं मोहन राकेश के 3 उपन्यास हैं, तीनों महत्वपूर्ण है। चौथा कांपता हुआ दरिया भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपूर्ण में प्रश्न बन जाएगा। अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा और हरवंश के प्रेम संबंधों का इसमें दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। ने आने वाला कल 1968 का है और ये मिशनरी स्कूलों पर है। अंतराल 1972 का और कांपता हुआ दरिया अपूर्ण है। निर्मल वर्मा की बात करें तो सारे ही उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते। वे दिन 1964 का चेकोस्लोवाकिया की जो पृष्ठभूमि पर आधारित है, एक तरीके से कहें कि वहाँ की लोक कथा पर आधारित है। लाल टीन की छत 1974 का एक वयासंधि लड़की की मानसिकता। वयासंधि लड़की का वयासंधि जो लड़की की मानसिकता की यदि बात की जाए तो ऐसा है कि बाल्या अवस्था से किशोरावस्था, यानी कि अगर बात की जाए तो 16 से 18 या 15 से 17 के 18 के बीच की जो आयु होती है, ठीक है, 14 से 16 भी उसको बोल सकते हैं, उसकी बात है। एक चिथड़ासुख, वैसे सब बीएड करे हुए हैं, सबने पढ़ रखा है। एक चिथड़ासुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989 और अंतिम अरण्य 2000। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासकार की ओर। थोड़ा तेजी से हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे जहाँ समय देना होगा वहाँ पे हम समय देंगे, नहीं तो तेजी से आगे बढ़ चलेंगे। चलिए, क्योंकि देखिए उपन्यासों की कथा क्षेत्र जितने का महत्वपूर्ण होगा उतना ही लिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यदि बात की जाए तो पहला है सोया हुआ जल। सोया हुआ जल की बात करें तो 1954 प्रतीकात्मक उपन्यास है। दूसरे नंबर पे बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 है और ये सूने चौखट तीसरा है। सूने चौखट की यदि बात की जाए तो 1981 का है। बात कर लेते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की यदि बात करें तो पहला उपन्यास है परंतु, दूसरा है सांचा। परंतु सांचा 1956 का, अच्छा परंतु 1940 का, सांचा 1956 का। तीसरा है एक तारा 1952 का। चौथा है द्वाभा। द्वाभा की बात करें तो 1957 का। पांचवा है जो 1964 का। छठा है किशोर। किशोर की बात करें तो 1969 का। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो दर्द के पैबंद 1974। दर्द के पैबंद 1974। किस लिए 1975। किस लिए 1975। आंख मेरी बाकी उनका 1983। आंख मेरी बाकी उनका 1983। लापता 1984। लापता 1984। दुष्यंत कुमार की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, ठीक है, दुष्यंत कुमार। छोटे छोटे सवाल। छोटे छोटे सवाल 1964 का। और कॉलेज परिसर में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर आधारित है। दूसरा उपन्यास है आंगन में एक वृक्ष। आंगन में एक वृक्ष। आंगन में एक वृक्ष की बात करें तो 1969 का है और ये स्त्री पुरुष का जो अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो संबंध होते हैं उनको आधार बनाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर बात करें तो इनके तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। सोया हुआ जल 1954 का प्रतीकात्मक है
और बात करें पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में, और इसमें दिखाया गया है कि कुत्तों के प्रतीक में जो रूढ़ जीवन जो व्यतीत करते हैं, ठीक है, उनका चित्रण किया गया है। पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट, सारे ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ठीक है। प्रभाकर माचवे का परंतु आप देख ही रहिएगा, एक तारा, द्वाभा, किस लिए, दर्द के पैबंद और लापता भी आप इनका देख लीजिएगा। ये प्रभाकर माचवे का है। दुष्यंत कुमार जी के 2 ही उपन्यास हैं, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे सवाल की यदि बात करें तो ये कॉलेज यानी कि कहें कि विश्वविद्यालय से संबंधित होता है। कॉलेज में जो गुंडागर्दी और ये जो होती है राजनीति जो पनपने लगती है छात्र संघ के नेता करके वो, और आंगन में एक वृक्ष, तो वृक्ष के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो व्यवहार रहता है उसका चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे व्यवहार में अगर बात करें तो यहाँ पे निश्चल प्रेम दिखाया गया है। अभी तक आपने देखा है कि जो विदुर विमाता होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब सुखी नहीं रखती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पे निश्चल प्रेम दिखाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य जी को, एक उपन्यासकार को। चलिए आगे बात कर लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। कृष्ण बलदेव वैद्य, उसका बचपन 1957, उसका बचपन 1957। दूसरे की बात करें तो दूसरा ना कोई 1978, दूसरा ना कोई 1978। तीसरे नंबर पे बात करें तो विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ 1974। दर्द ला दवा, दर्द ला दवा की यदि बात करी जाए तो 1980 का है। इसी के साथ में बात करें तो काला कोलाज 1989, काला कोलाज 1989। नर नारी 1996, नर नारी 1996। एक नौकरानी की डायरी 2000, एक नौकरानी की डायरी 2000। बात कर लेते हैं यहीं पे एक और उपन्यासकार है, बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीलाल शुक्ल। अगर प्रसिद्धि है तो राग दरबारी से। सूनी घाटी का सूरज 1957, सूनी घाटी का सूरज बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है, 1957, ठीक है। प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की गाथा है, प्रतिभाशाली निर्धन छात्र की गाथा, ठीक है। अज्ञातवास 1962, अज्ञातवास 1962, क्षमा कीजिए 1962। इसमें एक व्यक्ति का विषय में दिखाया गया है कि वो अपनी पत्नी के प्रति कितना अत्याचार करता है और उसके बाद में जब उसकी पत्नी नहीं रहती है तो फिर उसको पश्चाताप होता है। राग दरबारी की बात कर लें, आप बचे हुए नहीं हैं राग दरबारी से, क्योंकि ये आपके NTA ने भी सिलेबस में ऐड किया हुआ है 1968 में। और इसमें जो है शिवपालगंज का, शिवपालगंज का चित्रण इसमें मिलता है, ठीक है। सीमाएं टूटती हैं 1973, सीमाएं टूटती हैं 1973। और ये अपराध एवं रोमांस से जुड़ी एक कहानी के रूप में इसमें चित्रण किया गया है। मकान 1980,
मकान 1980 की यदि बात करें तो संगीतज्ञ हैं एक संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए जो अफसर होते हैं तो अफसरों की खुशामद। बात यह है ना कि गवर्नमेंट तो बोल देती है कि आपको वो अलॉट किया जा रहा है, लेकिन मिलता कितना है ये देखना रहता है। पहला पड़ाव, जैसा आप दशरथ मांझी को देखेंगे, पहला पड़ाव, पैसा आता है लेकिन दूसरे ही लोग खा लेते हैं। मेहनत किसकी थी और खाता कौन है? भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण पहला पड़ाव में है। भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण, और ये इसलिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको गलत ना कर दें। ठीक है, अगले की बात करें तो विश्रामपुर का संत 1998, विश्रामपुर का संत 1998, और राजनीतिक पुरुषों के पाखंड, पुरुषों के पाखंड का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी की जो क्लास है हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। चलिए कृष्ण बलदेव वैद्य की बात कर लें। कृष्ण बलदेव वैद्य, उसका बचपन 1957 का महत्वपूर्ण है। दूसरा ना कोई पढ़े रहिएगा, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ पढ़े रहिएगा, दर्द ला दवा, काला कोलाज छोड़ नहीं सकते आप इसको, और नर नारी पढ़े रहिएगा, एक नौकरानी की डायरी, एक लड़की की डायरी, एक नौकरानी की डायरी। ठीक है, इस तरह की रचनाओं को एक जगह संकलित कर लीजिए। श्रीलाल शुक्ल जी की बात कर ले तो सोनी घाटी का सूरज 1957। प्रतिभाशाली, एक निर्धन मध्यम वर्गीय परिवार में एक प्रतिभाशाली छात्र होता है, उसकी जो है गाथा यहाँ पे बताई गई है कि किस तरह उसको आगे अवसर नहीं दिया जाता है। अज्ञातवास, अज्ञातवास की बात करें तो 1962 का है। अज्ञातवास में क्या दिखाया गया है कि जो एक पुरुष होता है वो अपनी पत्नी को, पति पत्नी होते हैं तो पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है, और उसके बाद में जब वो नहीं रहती है तो उसको पश्चाताप होता है। ठीक है, और कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो रही नहीं तो अब पछताने से क्या, पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि शांति काल है, पढ़ते रहिए, जब समय आएगा परीक्षाएं हो जाएंगी, आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। राग दरबारी की बात करें तो 1968 का है। शिवपालगंज का चित्रण इसमें किया गया है। वहाँ की जो राजनीतिक है, ग्रामीण जीवन है, कैसे स्कूल व्यवस्था है, कैसे ग्राम में प्रधान मतलब जो चुनाव होते हैं उनकी व्यवस्था है, और कैसे किसी एक को जब पद मिल जाता है तो फिर उसका पूरा परिवार कैसे उस पद का चारों तरफ से फ़ायदा उठाता है। बहुत विसंगतियाँ भी इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं जब आप पढ़ेंगे तो। सीमाएं टूटती हैं 1973 का है। मकान 1980 का है और इसमें संगीतज्ञ बाबू हैं, तो वो मकान के लिए किस तरह अफसरों की खुशामद करते हैं इसका चित्रण है। पहला पड़ाव 1987 का है। भवन बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनका किस तरह शोषण किया जाता है इसका वर्णन है। विश्रामपुर का संत 1998 का है और ये राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण इसमें मिलता है। ठीक है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जरा तेजी से ले लीजिए। चलिए इसी के साथ में बात कर लें जिन लोगों को टेस्ट सीरीज यदि लेनी है 9568802463 इस पे आप कॉल करेंगे और 750 रुपये जो है वो शुल्क है टेस्ट का। इसमें हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट और जो प्रश्नों की कुल संख्या बन रही है इनकी 6250 है। 6250 प्रश्न बन रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही प्रश्न आपके पास जा रहे हैं। ठीक है, और प्रति टेस्ट पेपर यदि आप निकालेंगे देखिए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 15 रुपये है। बस ये है कि आपको एक साथ पे करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है। 125 प्रश्नों का टेस्ट पेपर रहता है और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, यानी कि आप प्रति सप्ताह
2 बार आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे सप्ताह में 2 बार, एक बार नहीं, क्योंकि हम प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको देते हैं, ठीक है। तो पूरे सप्ताह में 2 बार आप अपने पाठ्यक्रम से रिवीजन कर लेते हैं। आपको लगता है कि इस टॉपिक पर हमारी कमांड नहीं है तो आप उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था टेस्ट सीरीज के लिए। 9568802463 पे आप कॉल करके अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जितने टेस्ट पेपर हो गए हैं वो सारे आपको एक साथ दे दिए जाएंगे विद उत्तर कुंजी के। और हमारे टेस्ट पेपर का जो देने का तरीका है वो ये है कि सुबह टेस्ट पेपर देते हैं, शाम को उत्तर कुंजी देते हैं, ठीक है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए उपन्यासकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।